Hey, my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy. I am also very cool and also very happy. You know what? Today's topic is very much important topic because in this topic we will learn something about personality development. आपको पता होगा in this world if you have a good habits, every people will like you. And if you have a bad habits, every people first of time try to make you perfect, but if you do not listen that time, no people will like you at all. So आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम एक ऐसी चीज़ सीखेंगे जो हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। आपको पता है कि कहा जाता है और ये रियलिटी है कि इस दुनिया में अगर भगवान के बराबर किसी को अगर माना जाता है सो शी इज़ नन अदर दैन हमारे मम्मा, जिनको हम प्यार से मम्मी, मम्मा, मदर, माँ ये सब हम बोलते हैं। माँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इवन कहा जाता है कि अगर आपको जीवन में ये चीज़ सीखना है कि किस प्रकार एक परिवार को साथ में लेकर चल सकते हैं, तो ये मम्मा से बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकते, राइट? सो माँ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, इसलिए हम एवरी ईयर वी जस्ट सेलिब्रेट मदर्स डे। बट आपको एक चीज़ और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ माँ नहीं, माँ के साथ कोई और भी है जिसको भगवान के बराबर माना जाता है, एंड ही इज़ नन अदर दैन हमारे पापा, जिसको हम प्यार से बाबा बोलते हैं, फादर बोलते हैं, डैड बोलते हैं, बहुत कुछ हम बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। यानी पापा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मम्मा है। अगर आपको कभी जीवन में बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी लेना है कि बाहर के लोगों से आप कैसे मिलोगे, कैसे उनके साथ आप अपने आप को एडजस्ट करोगे, सो वो कोई और नहीं, पापा आपको सिखा सकते हैं। क्योंकि मम्मा दिन भर घर पर रहते हैं, सो एक परिवार को कैसे संभालना है ये मम्मा से बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकते। पापा दिन भर बाहर रहते हैं, सो पापा से बेहतर आपको बाहर की दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। ओवरऑल वी कैन से दैट मम्मा और पापा दोनों की अब हमारे लाइफ में अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सो मम्मा की कितनी इम्पोर्टेंस है ये हम किसी और टाइम पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है पापा हमारे जीवन में कितने इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये पापा के बारे में है और एक बेटे के बारे में है। यहाँ पर ये जो पोएम है ये क्लास 10th का पोएम है और इस पोएम का नाम है इफ़ मतलब होता है यदि। ध्यान रखना, यदि हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे जीवन में दो ऑप्शन होते हैं और दोनों में से कोई एक हमको चूज़ करना पड़ेगा। दैट टाइम वी यूज़ इफ़, यदि। यहाँ पर पापा अपने बेटे को एडवाइस दे रहे हैं, पापा अपने बेटे को रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। क्या रिकमेंडेशंस कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे, बट इतना ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि ये पोएम सीखने के बाद आपके जीवन में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्रिएशन होगा, आपके लाइफ में एक सनशाइन क्रिएट होगा जो आपको एक न्यू लाइफ देगा, एक न्यू रे ऑफ होप देगा। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स सी what else are there which makes to help our good personality development. Let's see. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि इफ़ जो पोएम है ये क्लास 10th का पोएम है, लेकिन ये CBSE बोर्ड का नहीं है, ये MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम जो है उस सिलेबस में ये पोएम है।
और आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर का नाम है इफ। ये एक पोएम है और इस पोएम का जो पोएट है जिसने ये पोएम लिखा है उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, राइट। और ये पोएम बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम में जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं उनमें से एक रुडयार्ड किपलिंग खुद ही है, यानी हम कह सकते हैं ये एक ऑटोबायोग्राफी है। सो चैप्टर नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखा है जिसमें 2 पर्सन दिख रहा है, एक पापा है और एक बेटा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इफ जो पोएम है ये रुडयार्ड किपलिंग का अपना खुद का ही जीवन का एक एक्सपीरियंस है। सो इस पोएम में रुडयार्ड किपलिंग अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब वो अपने बेटा को लाइफ में ये एडवाइजेस दे रहे थे कि किस प्रकार एक अच्छा इंसान आप बन सकते हो, राइट। अगर अच्छे इंसान आपको बनना है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पर्सन, देन व्हाट क्वालिटीज शुड वी हैव, राइट। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके पापा इनके बेटे को क्या क्या एडवाइजेस देते हैं और उसको हम किस प्रकार लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी मच इंटरेस्टिंग पोएम बिकॉज इससे हमारा पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा डेवलप हो सकते हैं। सो जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बेस होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है व्हाट वी लर्न, हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला हम सीखेंगे अबाउट द पोएट, यानी पोएट के बारे में, यानी रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। देन आफ्टर वोकैबुलरी, यानी मीनिंग्स, इस पोएम में जो जो टफ मीनिंग है। देन आफ्टर कैरेक्टर, यानी इसमें कौन कौन कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। देन आफ्टर सेंट्रल आइडिया, एंड देन आफ्टर समरी, देन आफ्टर मोरल यानी लेसन, एंड फाइनली जो आपके एग्जाम में हेल्प आता है, एग्जाम में हेल्प होगा, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे जिससे आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्टिंग करते हैं, ओके। सो अबाउट द पोएट, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएट रुडयार्ड किपलिंग इज वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, यानी रुडयार्ड किपलिंग जो है वो काफ़ी समझदार पर्सन है। फ्रॉम द बिगिनिंग ही गिव्स द गुड क्वालिटीज इन ए पर्सन, शुरू से ही वो हमेशा अच्छे अच्छे जो क्वालिटीज होते हैं लोगों में वो देते थे, राइट। हियर ही एक्सप्रेसेस वन his own experience with his son, यानी इस पोएम में उन्होंने अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने बेटे के साथ किया था, राइट। सो ये पोएट के बारे में हमने देखा, यानी रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत समझदार थे, वो हमेशा अच्छे अच्छे क्वालिटीज लोगों में दिया करते थे। और ऐसे ही उन्होंने एक बार अपने बेटे को भी एक सलाह दे रहे थे, अच्छी क्वालिटीज़ दे रहे थे कि क्या क्या गुण एक इंसान में होना चाहिए, अच्छे इंसान में, जिसका एक एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पर एक पोएम के जरिए शो की है, राइट। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी, यानी यहाँ पे जो पोएम है बोल्ड में आप इधर देखो या फिर आप इधर देखो, ये पोएम का जो बोल्ड मीनिंग है, यानी जो टफ मीनिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मीनिंग है, ये मैंने इस तरफ लिखा है, ये सब पोएम से लिया गया है। और इसका सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये आप याद कर लेना, ये एग्जाम में भी आता है। एंड अलॉन्ग विद, जैसा आपको पता है कि हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हमको मीनिंग्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, सो दैट इट हेल्प्स यू अ लॉट टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग जानना है सो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, आप डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं, या फिर क्लासरूम में सब्जेक्ट वाइज टीचर का भी मदद ले सकते हैं, ओके। सो ये वोकैबुलरी आप याद कर लेना डेफिनेटली, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर, यानी जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 9 में जो इफ है जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, इसमें 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यानी 2 पर्सन है। एक तो फादर का रोल प्ले कर रहे और एक है सन का रोल यानी बेटे का रोल प्ले कर रहे।
तो फादर सन को समझा रहे हैं, फादर सन को एडवाइस दे रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन, एंड इफ यू वांट टू बी बिकम अ गुड पर्सन व्हाट क्वालिटीज डू यू नीड। ओके, सो ये दो कैरेक्टर है, तो आप ये ध्यान रखना जो फादर है ना वो रूडबर्ट किपलिंग खुद ही है, यानी इस पोएम का जो पोएट है ना वो खुद ही फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, राइट। नेक्स्ट आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको पता ही है कि ये हम क्यों याद करते हैं, क्यों समझते हैं, ताकि सेंट्रल आइडिया से हमको किसी भी चैप्टर के बारे में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि उस चैप्टर में एक्चुअल में हम सीखेंगे क्या। जिस प्रकार आपने देखा होगा जब कोई मूवीज आता है तो मूवीज रिलीज होने के 1 महीने पहले से देखना टीवी में ट्रेलर बताया जाता है। ट्रेलर मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट का होता है। तो इस ट्रेलर से हमको इतना पता चल चुका होता है कि उस मूवी की कहानी क्या है और उस मूवी में क्या होने वाला है स्टार्टिंग और लास्ट। और पूरी डिटेल में अगर हमको जानकारी लेना है तो उस समय हम क्या करते हैं, मूवीज को देखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है कि जब आपको ये इफ की कहानी पढ़ने जाओगे तो उस समय आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। तो इफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यानी इफ एक बहुत अच्छा पोएम है, खूबसूरत पोएम है। दिस पोएम इज रिटन बाय रूडबर्ट किपलिंग, यानी ये पोएम जो है ये किसने लिखा है, रूडबर्ट किपलिंग ने। इन दिस पोएम he himself as father gives advices to his son that what quality should have in a good person। यानी इस पोएम में रूडबर्ट किपलिंग खुद ही एक पापा का रोल प्ले किए हैं और वो सलाह देते हैं अपने बेटे को कि अच्छी क्वालिटी एक इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए। यानी अगर आपको एक अच्छे इंसान बनना है, गुड पर्सन बनना है, तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ये बात रूडबर्ट किपलिंग अपने बेटे को बता रहा था। ठीक है, सो ये है इस पोएम। अब हम समरी में देखेंगे कि ये तो हमको पता चल चुका है सेंट्रल आइडिया में कि ये एक पोएम है, इस पोएम किसने लिखा है, इस पोएम का बेसिक क्या है, ये गुड क्वालिटीज अच्छे पर्सन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे गुड क्वालिटीज क्या क्या है और उन्होंने क्या क्या बताया गुड क्वालिटीज। वैसे देखो, अच्छे इंसान बनने के लिए क्वालिटीज की कोई एंडिंग नहीं है, यानी मतलब कोई अंत नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पे 7-8 पॉइंट है, इसका मतलब ये मत समझना कि अच्छे इंसान बनने के लिए आप में बस इतना ही क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज की कोई एंडिंग नहीं है, देयर इज नो एंड अप टू बिकम अ गुड पर्सन हैविंग अ गुड क्वालिटीज, राइट। सो फिर भी हम एक देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। देखो समरी में क्या है, इफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इफ जो है ये एक बहुत अच्छा पोएम है। दिस पोएम इज रिटन बाय रूडबर्ट किपलिंग, यानी ये जो पोएम है ये रूडबर्ट किपलिंग ने लिखा है। इन दिस पोएम ही हिमसेल्फ एज अ फादर गिव्स एडवाइसेस टू हिज सन दैट व्हाट क्वालिटी शुड हैव इन अ गुड पर्सन। यानी इस पोएम में रूडबर्ट किपलिंग यानी वो खुद ही एक पापा का भूमिका प्ले किए हैं और वो अपने बेटे को ये सलाह देते हैं कि अगर आपको अच्छे इंसान बनना है तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। He says to his son, वो अपने बेटे को बताते हैं that to become a perfect person, अगर आपको परफेक्ट पर्सन बनना है, need some certain qualities, उसके लिए आपको कुछ निश्चित क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। अब वो क्या क्या है, let's see। So वो बोलते हैं, he says, देखो अब पहला पॉइंट, he confirms, वो उनको बताते हैं निश्चित तौर पर, if someone blamed you or get angry, then you should control your mind। देखो कितना ब्यूटीफुल लाइन है, सबसे बिगेस्ट लाइन इन दिस वर्ल्ड है, जो अक्सर हम गलती करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई आप पर ब्लेम करे या फिर कोई अगर आप पर गुस्सा करे तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उस समय हमको हमारा माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। आप रिएक्ट करो बट एट दैट मोमेंट नहीं। अगर कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है या कोई अगर आपको किसी बात पर ब्लेम दे रहे तो पहले हमको क्या करना चाहिए, उनके बात ध्यान से सुनना चाहिए, मैटर को समझना चाहिए, उसके बाद जो रिएक्ट करना है करो, बट उस समय वी शुड कंट्रोल आवर माइंड। ये उन्होंने पहला टॉपिक बताया और कहा कि अगर ये क्वालिटी आपके अंदर होगा तो आप एक
गुड पर्सन बन सकते हो। और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है, नॉर्मली लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो भी कुछ चिल्लाते हैं, हम भी चिल्लाते हैं, उससे क्या होता है, फाइटिंग चालू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट ही सेज, वो कहते हैं यू शुड हैव फेथ इफ समवन डाउट यू। देखो अक्सर जीवन में किसी ना किसी कारण से हम किसी पर डाउट जरूर करते हैं, तो वो कह रहा है कि किसी कारण से अगर कोई आप पर डाउट करता है तो आप एकदम सा अपने आप को नीच मत समझो, डरो मत, या उनके बातों पर मत आओ। आपको अपने आप पर फेथ होना चाहिए कि ठीक है, अगर वो मुझको कुछ कह रहा है तो मैं पहले सच्चाई की जांच करूंगा, उसके बाद मैं आपके बातों पर आऊंगा। यानी किसी भी बातों पर अगर कोई आप पर डाउट कर रहा है, संदेह कर रहे, तो आप उनके बातों पर मत आओ, पहले अपने आप पर फेथ करो, अपने आप पर विश्वास करो कि मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, और अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बोला है तो पहले मैं सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा, देन आफ्टर आई विल ट्रस्ट यू दैट वॉट एवर यू आर टेलिंग इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि कोई अगर आपको कभी भी डाउट करे तो आप एकदम से उसकी बातों पर मत आओ, अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एडवाइस क्या देते हैं, ये एडवाइस इज यू शुड नॉट टेल लाई नॉर हेट अदर्स। वो नेक्स्ट कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी किसी और को नफरत करना चाहिए, क्योंकि हम सब है इंसान। अगर आपको किसी से बात नहीं करना है मत करो, अगर आपको किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं मत करो, लेकिन किसी को झूठ मत बोलो और ना ही किसी को आप नफरत करो। ठीक है, आप बात बंद करना बंद कर दो, मिलना बंद कर दो, लेकिन उसको नफरत मत करो, क्योंकि है तो वही भी एक इंसान। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कोशिश करना है कि कभी कभी हम जीवन में जरूर नफरत करते हैं, करना जरूरी है, कभी कभी हम झूठ भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा हमको सच बोलना चाहिए, हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको प्यार बांटना चाहिए, हमको प्यार करना चाहिए, हमको नफरत नहीं करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट वो क्या रिकमेंड्स करते, सिफारिश करते हैं, अब यहाँ पर एडवाइस नहीं दे रहे, वो कहते हैं ही रिकमेंड्स दैट यू शुड नॉट मिसयूज योर विजडम एंड यू शुड नो योरसेल्फ वेरी वेल। वो क्या कहते हैं कि आपको अपना जो विजडम है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो नॉलेज है, उसका मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने आप पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा कि जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए, और साथ में अगर दूसरों को जानना है तो पहले अपने आप को जानो। ये बहुत अच्छी लाइन है, स्वामी विवेकानंद भी यही वर्ड बोला था कि अगर भगवान को जानना है तो पहले अपने आप को जानो। अगर किसी व्यक्ति को आपको फ्रेंडशिप करना है तो पहले अपने लाइक एंड डिसलाइक को समझो, ये नेचुरल है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे आप दूसरों को कभी जान ही नहीं सकते। सो पहले अपने आप को जानो कि आपका लाइक क्या है, आपका डिसलाइक क्या है, तभी तो आप दूसरों पर्सन्स को भी जान पाओगे ना। राइट, सो ये चीज़ बहुत अच्छी लाइन है कि कभी भी अपने आप पे अहंकार मत करो, तुम्हारे अगर नॉलेज है तो उस नॉलेज का सही यूज़ करो, लोगों को हेल्प करने में मदद करो उस नॉलेज का, तभी वो नॉलेज काम का है। अगर आप उस नॉलेज को मिसयूज़ करोगे, जैसे किसी के पास पावर है तो कई लोग देखना पावर का मिसयूज़ करते हैं, गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, अपने पावर से किसी को भी जेल में डाल देते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है अपने बेटे को कि बेटा तुम्हारा अगर कभी तुम्हारे अंदर कभी एक इस प्रकार का पावर आ जाता, तुम बहुत ऊंची पोस्ट पर हो, तो कभी भी किसी नॉर्मल पीपल के साथ बिहेव इस प्रकार का नहीं करो। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है ही ऑलवेज गिव्स गाइडेंस टू हिज सन दैट यू शुड हैव विल पावर। वो हमेशा अपने बेटे को यही गाइडेंस करता था, यही सिखाता था कि तुम्हारे अंदर कुछ भी चीज सीखने के लिए विल पावर होना चाहिए। विल पावर मतलब होता है इच्छा शक्ति। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगा तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगा तो हम कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम हार जाएंगे एकदम से। तो हमारे अंदर विल पावर होना बहुत जरूरी है। इवन नेवर गेट एक्साइटेड टू मच फॉर अचीवमेंट इन लाइफ। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज अगर आपको पाना है, कोई भी चीज अगर आपको अचीवमेंट सक्सेस जीवन में चाहिए,
तो उसको पाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, यानी विल पावर होना चाहिए किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए, लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे अंदर कभी भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए कि ठीक है, धीरे 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 करके मैं इसको कवर करूँगा, राइट। क्योंकि एक्साइटेड अगर बहुत ज़्यादा हो जाओगे तो आपका दिमाग प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा कोई काम अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो देखना काम सही ढंग से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। तो दोनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी, विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कोई काम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उस समय के लिए छोड़ दो, राइट। नेक्स्ट आता है ही रिक्वेस्ट हिम नेवर वेस्ट टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस बात पर उनके पापा ने अपने बेटे को रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता ही सेज वंस इट पासेस नेवर कम्स बैक अगेन। उन्होंने क्या कहा कि समय अगर एक बार चला जाता है तो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। वी शुड गिव वैल्यू टाइम, डूइंग समथिंग डिफरेंट एवरी डे। उन्होंने क्या कहा कि हमको समय को वैल्यू करना चाहिए, हमको समय को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कैसे? डूइंग समथिंग डिफरेंट एवरी डे, कुछ ना कुछ रोज करो नया, जिससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपका जीवन, आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा। आप चाहे वो आप खाना से बनाना सीखो, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना सीखो, कुछ लर्निंग सीखो, बात करना सीखो, कुछ भी, मतलब XYZ आप कुछ ना कुछ नया करो एवरी डे। अगर आप खाली बैठे हो तो उस समय को खाली बैठने की बजाय कुछ ना कुछ करो, या तो कुछ सोचो, डांस करो, एक्सरसाइज करो, मस्ती करो, बट चुपचाप समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जिस समय हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या एडवाइस दिया, ही एडवाइजेस ऑल्सो दैट वी शुड लिव विद इन आवर कैपेबिलिटीज। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमको जीवन में अपने सामर्थ्य के अंदर ही कोई काम करना चाहिए, जितना हमारा कैपेबिलिटी है उसी के अंदर हमको रहना चाहिए। सपने देखो, लेकिन सपने भी अपने लिमिट में ही देखो। आप अगर ऐसे सपना देख लेंगे जो आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप हो सकते हो गलत राहों पे चले जाओ। मतलब कभी भी अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपका सपना है कि मुझे एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनना है, तो एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो फिर आपको कॉलेज सर्च करना है। अब मान लो आपके पापा का इनकम है 10,000 रुपये और आप कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो 25 लाख के कॉलेज में, तो वहाँ पर आपके पापा भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और आप भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो वहाँ पर आपको बुद्धि लेना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स भी हो जाए और मेरे पापा को ज़्यादा पैसा भी वेस्ट ना करना पड़े, राइट। या फिर मान लो आप बहुत खर्चीले टाइप के हो, बट आपकी इनकम है महीने में 5,000 और आप खर्चा कर रहे हो महीने में 10,000, तो वो गलत है, क्योंकि आपकी जितनी कैपेबिलिटीज है उसी के अंदर ही आप अपना खर्चा करो। अगर आपका खर्चा मान लो 10,000 है, आपके बहुत शौकीन हो, तो आप उस हिसाब से मेहनत करो, उस हिसाब से इनकम करो, तो आपकी जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो बैलेंस बन जाएंगे। तो यहाँ पर उसके बेटे को उसके पापा सिखा रहे कि जीवन में आगे कितने भी बढ़ो, लेकिन अपने जो क्रॉस है, अपना जो लिमिट है, उसको कभी भी क्रॉस मत करो। अगर आप क्रॉस करोगे तो कभी ना कभी आप मुंह के बल पर गिरोगे, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, राइट। इवन अगर हम छोटे हैं, हम किसी बड़ों से बातें कर रहे हैं, तो अपना लिमिट देखो कि आप किस लिमिट पर बातें कर सकते हो। आप हद से ज़्यादा अगर बातें करोगे, हद से ज़्यादा अगर आप रूडली में बोलोगे, तो कहीं ना कहीं उनको इंसल्टिंग हो सकते हैं या फिर वो हो सकता है आपसे नाराज हो, राइट। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि स्ट्रांग बनना है। देखो हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कोई प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो दो चॉइस है, या तो उस प्रॉब्लम से पीछे भाग जाओ या फिर उस प्रॉब्लम का सामना करो। तो यहाँ पे रूटवर्ड कीपलिंग कह रहा है कि हमको कभी भी प्रॉब्लम की सामना करना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। क्योंकि आज हम भाग जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, कल फिर से दूसरी प्रॉब्लम आएंगी, परसों फिर से दूसरी प्रॉब्लम आएंगी। तो प्रॉब्लम का सामना में समझदारी दिखाना कि वो जो प्रॉब्लम आ रहा है किस वजह से आ रहा है, तो उसका सामना हमको डेयरिंग होकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उस प्रॉब्लम का सामना कर भी लेते हो, तो उससे अगर आप हार भी जाते हो,
तो आपको एक नॉलेज जरूर मिलेगा। इट गिव्स यू डेफिनेटली वन एक्सपीरियंस। तो रुडवर्ड किपलिंग क्या कह रहे हैं कि हमेशा स्ट्रांग बनो, हर प्रॉब्लम का सामना करो, डरो मत, क्योंकि इससे आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। क्योंकि नेचुरल है ना डियर कि कई बार अगर हम लाइफ में किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एट ऑल टाइम्स हम उससे जीत जाए। कभी कभी हम हार भी जाते हैं, लेकिन अगर आप हार की वजह से उसका सामना नहीं करोगे तो मैं कहूँगा कि यू आर स्टूपिड। क्योंकि हारने में जीत है। कई बार हार से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि हमेशा जीत की ख्वाहिश मत रखो, कभी कभी हार के भी ख्वाहिश रखो, क्योंकि हारेंगे तो हमको पता चलेगा हमारे अंदर कमी क्या है, और उस कमी को अगर आप खत्म करके आगे बढ़ोगे तो आपको एक नया चैलेंज मिलेंगे, तो वो आपको एक नया एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, इसके लिए हमको स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज रुडवर्ड किपलिंग ने अपने बेटे को कहा। फाइनली उन्होंने क्या कहा, रुडवर्ड किपलिंग लव्स हिज सन वेरी मच। वो जो थे अपने बेटे से काफी प्यार करते थे। दैट्स वाई, इसलिए ही ऑलवेज वॉज विथ हिम, इसलिए वो हमेशा उनके साथ रहते थे। लाइक ए शैडो, यानी एक परछाई की तरह। जिस प्रकार परछाई हमारे साथ साथ चलते हैं, पापा भी हमेशा बेटे के साथ उनके साथ साथ रहते हैं सुख दुख में। He says such these qualities make a man perfect among others। वो क्या कहते हैं कि यही क्वालिटीज एक इंसान को परफेक्ट बनाते हैं हर व्यक्ति के अंदर से। अगर 10 लोग हैं, 10 में से अगर किसी एक इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटी होगी तो वो इंसान एक परफेक्ट मैन है। सो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या क्वालिटी देखा। हमने देखा कि अगर आप पर कोई एंग्री करते हैं, कोई गुस्सा करते हैं, तो आपको आपका माइंड कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई आप पर डाउट करता है तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। तीसरा, कोई अगर आपसे नफरत करते हैं या कोई अगर आपसे झूठ बोलता है तो आप भी उनके जैसा झूठ मत बोलो या उनको नफरत मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा हमको यही कोशिश करना चाहिए। चौथा, अगर आपके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो हमेशा दूसरों को मदद करने में उस पावर का यूज करना चाहिए। साथ में अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि हमारे अंदर कुछ भी चीज करने के लिए विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, लेकिन किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि कभी भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा रोज कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। इससे समय हमारा वेस्ट नहीं होंगे और हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हम समय को वेस्ट कर देंगे तो समय हमको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि जो समय चला जाता है दैट टाइम नेवर कम्स अगेन। साथ में उन्होंने क्या सलाह दिया कि हमेशा काम उतना ही करो या कोई भी चीज़ की ख्वाहिश उतना ही रखो जितना आपकी लिमिट है। लिमिट से ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो पहले अपने आप को उस लेवल में लेकर जाओ, फिर अपने ख्वाहिश देखो। साथ में उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, प्रॉब्लम हमेशा आते रहते हैं, तो प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगी। ठीक है, सो देखो क्वालिटीज़ बहुत होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा। यहाँ पर सिर्फ इतना क्वालिटीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ अगर इतने ही क्वालिटीज होंगे तो आप एक परफेक्ट मैन बन जाएंगे। परफेक्ट का कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको ही अगर आप फॉलो करोगे ना तो एक शुरुआत तो आप कर ही सकते हो। फिर धीरे 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 आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा आप उसको अपने साथ शेयर करो, अपने लाइफ में यूज़ करो या दूसरों के साथ शेयर करो। तो मोरल क्या है, देखो मोरल इसका बहुत सारे निकाल सकते हो। मैंने एक मोरल ये निकाला है जो मुझको ऐसा फील हुआ है। When a child is born, his primary education should be at first how to behave to others। कोई भी बेबी जब बॉर्न होता है, इस दुनिया में जब आता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मेरे हिसाब से उनका सबसे पहला शिक्षा होना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए, चाहे वो मम्मी सिखाए, पापा सिखाए, भैया सिखाए, दीदी सिखाए, टीचर सिखाए, उनको ये सिखाना चाहिए कि दूसरों के साथ बिहेव कैसे करते हैं, कैसे हम किसी के साथ
बिहेव करें, कैसे हम किसी के साथ बात करें, कैसे हम किसी के साथ रिएक्ट करें किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे ही हमारा कैरेक्टर क्रिएट होता है, क्योंकि एक इंसान के सक्सेस में सबसे ज़रूरी होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर अगर अच्छा होता है ना तो वो इंसान बहुत आगे निकल जाता है, पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसका अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं मुंह के बल पर गिरता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करना, इसको अपने लाइफ में यूज़ करना, सीखना कि कैसे हम किसी से बात करेंगे, चाहे वो हैप्पी मोमेंट में हो, सैड मोमेंट में हो, एंग्री मोमेंट में हो, किसी भी मोमेंट में हो। सो यहाँ तक हो गया। अब आपके देखो टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ और इसको आप अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे पूछा गया इफ और वेदर से फिलअप करना है। मैं आपको बता दूं, इफ का मतलब होता है कंडीशन। इसमें से जो भी सेंटेंस आपको लगेगा ना कंडीशन बेस पे दे रहा है तो वहाँ पे इफ लगाना है। और वेदर का मतलब होता है जब दो में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना हो। वेदर का मतलब होता है चाहे और इफ का मतलब होता है यदि। आंसर मैंने लिख रखा है, फिर भी आप कोशिश करना खुद करने की। नेक्स्ट 2 नंबर में यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, इस मीनिंग का आपको सिनोनिम्स आपको बताना है। ये आपको डिक्शनरी से भी मिल जाएंगे, हालांकि मैंने आंसर लिख रखा है, फिर भी आप डिक्शनरी में से, गूगल से या सब्जेक्ट वाइज टीचर से एक गाइड ले लेना। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, राइट? और इसको याद जरूर करना, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद अदर्स। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर कुछ वर्ड है, तो जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे आपको सपोज एग्जांपल तौर पे मिनट का मतलब होता है जैसे कि हमारा जो समय में 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर होता है ना, लेकिन इसके अलावा और भी मिनट होता है। मिनट का मतलब दूसरा क्या होता है, मोमेंट होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग पता चलेंगे, तो ये भी आप याद कर लेना, ये आपको एक एंटरटेन करेगा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रेंशन, कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स फिट्स द टाइटल ऑफ द पोएम इफ गिव रीजंस। यानी नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन है और ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा वर्ड आपको सूटेबल लगता है कि इस पोएम का नाम यदि इफ नहीं होता तो इनमें से कौन सा नाम आप चूज करते इफ के बदले। तो आप जो भी चूज करोगे आपको उसका रीजन बताना है, तो यहाँ पे ये पूछो। नेक्स्ट आता है, व्हाट डज द पोएट वांट हिज सन टू डू बाय सेइंग कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। उन पोएट अपने बेटे को क्या कहता है, ये कहकर कि कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। अपने सर को ऊंचा रखो जब सब आप पर ब्लेम करे, जब सब आप पर दोष दे, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो हमने समरी में डिस्कस किया है, आप देख लेना है यहाँ पर। इसी प्रकार देखो 3 नंबर में भी क्वेश्चन है, 4th नंबर में भी क्वेश्चन है, 5th नंबर में क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को समझना और फिर इसके आंसर क्वेश्चन आप अपने समरी में से लिख लेना। ठीक है, मैंने अपने तरीके से लिख रखा है, इसको एज इट इज रखना नहीं है, इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है एंड ओन वर्ड्स में लिखना है। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल। देन आफ्टर बी में कुछ प्रैक्टिकल है, बी में भी कुछ क्वेश्चन है, बट ये आप सेल्फ कर सकते हो अगर आपने समरी और पहले वाले क्वेश्चन समझ चुके हैं। ये है क्लासरूम का वर्क है, ये आप सब्जेक्ट वाइज टीचर का मदद लेना। ठीक है, ये भी राइटिंग सेक्शंस का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे खुद ही करना है। और कोई डाउट अगर इसमें होता है, जैसे कुछ चीज़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूँगा। ओके माय डियर, सो ये जो चैप्टर था इफ़, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको जितना हो सका मैं आपको समझाया। अगर आपको स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ लेना। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। एंड तब तक के लिए सिया माय डियर स्टूडेंट्स।